नमस्कार, एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबा नागार्जुन के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कविता बादल को घिरते देखा है। जी हाँ, बादल को घिरते देखा है। यह जो इनकी कविता है, इनके काव्य संग्रह युगधारा में संकलित है। और इस कविता में कवि ने बड़े ही मनोरम ढंग से बादल के विभिन्न रंगों को चित्रित किया है। यह कविता एक और प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण करता है, तो दूसरी ओर इसमें श्रृंगार रस का भी भरपूर स्थान दिया गया है। बड़े ही मनोरम यह कविता जो आपके पाठ्य पुस्तक में भी संकलित है। तो आइए आज इसकी व्याख्या मैं आप लोगों के सामने करूं, लेकिन इसकी व्याख्या मैं शुरू करूं इसके पूर्व अन्य दिनों की तरह आज मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी गुजारिश होगी, जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो अभी अभी हमारे इस चैनल पर जुड़े हैं, अभी का भी इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के वक्त बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो आइए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक मैं आपके लिए इसकी व्याख्या करता हूं। आप कागज, कलम और अपने पाठ्य पुस्तक को लेकर तैयार रहें, ठीक है। तो आइए अब शुरू करते हैं आज की इस कविता बादल को घिरते देखा है। यह जो कविता है, इस कविता में जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया कि प्रकृति का चित्रण है और कहां पर है, हिमालय के पास का, वहीं जहां की कालिदास का मेघदूत में मेघ था। और उस जगह पर कवि ने अपनी मौलिकता के आधार पर अपना एक अलग दृश्य और एक अलग से बिंब को प्रस्तुत किया है, जिसमें कस्तूरी मृग की बेचैनी, किन्नरियों का काल्पनिक चित्रण और चकवा चकवी का भी इन्होंने बड़ा ही काल्पनिक चित्रण किया है इसमें। तो आइए अब बिना कोई समय गंवाए शुरू करते हैं आज की कविता बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहीन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि कह रहे हैं कि उन्होंने बादल को घिरते हुए देखा है। कहां देखा है, बता रहे हैं अमल। अमल मतलब जिसपे कोई कलंक न लगा हो, जिस पर कोई मल नहीं हो, जिस पर कोई गंदगी नहीं हो। और वह अमल कैसा है, धवल है। वह धवल मतलब श्वेत, स्वच्छ गिरी। अमल, धवल, गिरी, इन तीन शब्दों के माध्यम से कवि ने हिमालय को यहां पर प्रस्तुत किया है। तो हिमालय के शिखरों पर क्या देखा है, बादल को घिरते देखा है। और वे बादल कैसे हैं, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहीन कणों को, तुहीन मतलब बर्फीले, उसके बर्फीली रूपी कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। मान सरोवर हिमालय में जो कैलाश पर्वत है वहीं पर अवस्थित एक सरोवर है। और वहां पर जो कमल खिल रहे हैं, उस कमल के में इस तुनीह कणों को, मतलब कि इस हिम कणों को, बर्फ के इस कणों को उस मान सरोवर में खिले हुए कमल पर गिरते हुए देखा है। कमल कैसा है, स्वर्णिम। हालांकि कमल स्वर्णिम होता नहीं, लेकिन सूरज की जो पहली किरणें उस कमल से टकरा रही हैं तो स्वर्णिम छटा बिखेर रही हैं। और इसलिए कवि कह रहे हैं कि कमल भी स्वर्णिम है। और फिर कह रहे हैं बादल को घिरते देखा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या बता रहे हैं कवि। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नित सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधु विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। प्रारंभिक बंद में तो कवि ने हिमालय की केवल विशेषता बताई, और इस बंद में प्रारंभ में ही उन्होंने हिमालय को उद्घाटित ही कर दिया, उसका नाम भी ले लिया। क्या कह रहे हैं, तुंग हिमालय। तुंग मतलब
ऊंचा, ऊंचे हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। वस्तुतः हिमालय पे तो झील है ही, है ना। उनके श्यामल नील शरीर में, श्यामल और नील, वहां कैसा है सलिल मतलब जल, वहां का जल कैसा है, श्यामल है और नीलाकार है। उस सलील में, उस जल में समतल देशों से आकर, कभी कह रहे हैं क्योंकि वे पहाड़ पर हैं अभी, इसलिए नीचे की पहाड़ियों से उस समतल जमीन में कौन आता है, पावस की उमस से आकुल, गर्मी से व्याकुल कौन आ रहा है, अभी भी नाम नहीं बताया। तिक्त मधुर विषतंतु खोजते, तिक्त मधुर, तिक्त मतलब होता है तीखा, मधुर मतलब मीठा, मतलब दोनों स्वाद एक जगह कहां मिल रहे हैं, विष तंतु में। विष तंतु किसे कहते हैं, कमल की जो नाल होता है ना, कमल की जो डंटियां होती हैं उसे विष तंतु कहा जाता है। तो वहां पर कौन खोजते आ रहा है, हंसों को तिरते देखा है। कहा जाता है कि मानसरोवर में हंस रहता है। और अभी यहां बता रहे हैं क्योंकि मैदानी इलाके में काफी गर्मी होती है, काफी उमस होती है। देखिए उमस एक देशज शब्द है, इसका प्रयोग बड़ा सुंदर ढंग से कवि कर रहे हैं। कहते हैं उस समतल से उमस से व्याकुल होने के कारण हंस ने आकर इस मानसरोवर में अपना डेरा डाल लिया है और उन्होंने इस मानसरोवर में उस हंसों को तिरते मतलब तैरते हुए देखा है। और फिर कभी कह रहे हैं बादल को गिरते देखा है। ठीक है, आगे ऋतु बसंत का सुप्रभात था। प्रकृति वर्णन हो और बसंत ना आवे, ऐसा हो सकता है क्या। ऋतु बसंत का शुभ प्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला रुण की मृदु किरणें थी, बाला रुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाव शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेवस उस चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। बड़ा ही लयात्मक छंद की रचना की है कवि ने। क्या कह रहे हैं, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, सुबह की बेला थी और ऋतु था बसंत। तो बसंत जब ऋतु था तो मंद मंद था अनिल बह रहा, अनिल मतलब हवा, हवा की रफ्तार बड़ी धीमी सी थी। बाला अरुण, बाल और अरुण दो शब्दों का समाहार, बाल मतलब बच्चा, अरुण मतलब सूरज की प्रथम किरण को अरुण कहा जाता है। तो सूरज की प्रथम किरणें जो थी कहती थी मृदु थी, मृदु मतलब मनोहर, है ना, मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाव शिखर थे। और वह जो सूरज की जो किरणें थी, बालारुण की जो मृदुल किरणें थी, वह जब हिमालय के ऊंचे और श्वेत चोटी से टकरा रही थी, शिखर से टकरा रही थी, तो कैसा लग रहा था, स्वर्णाव लग रहा था, लग रहा था सोने जैसा था। एक दूसरे से विरहित होकर अलग अलग रहकर ही जिनकी सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेवस चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन। चकवा चकवी कहावत है, इसे हम क्रौंच पक्षी के भी नाम से जानते हैं। एक ऐसा पक्षी है जो रात में अपने जोड़े से दूर रहता है, दिन में इनकी मुलाकात होती है, मिलन होती है, लेकिन रात भर एक दूसरे के लिए क्रंदन करता है। तो कभी कह रहे हैं सुबह हो चुकी है अब, इसलिए चकवा चकवी जो रात भर क्रंदन किया था, उनका क्रंदन बंद हो गया, इन लोगों का मिलन का समय आ गया। और फिर उन्होंने क्या देखा, फिर उनमें उस महासरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रलय कलह छिड़ते देखा है। शैवाल एक प्रकार की घास है और घास की क्या लगी हुई है, दरी लगी हुई है। सुबह हो चुकी है, उन लोगों के मिलन का समय है, इसलिए कवि कह रहे हैं उस क्रौंच पक्षी के चकवा चकवी का एक दूसरे का प्रणय मिलन को भी वह देख रहे हैं, उसके भी वे साक्षी हैं। कहां पर हो रहा है यह, सरोवर के किनारे। क्या है वहां पर, कभी बता रहे हैं शैवालों की दरी लगी हुई है। ठीक है,
आई बात समझ में? चलिए, यहां मंद मंद में और अलग अलग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है कवि ने। आगे देखते हैं। शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर दुर्गम बर्फानी चोटी में अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। एक और तो अभी का अभी तुरंत कवि ने उस क्रौंच चकवा चकवी को देखा, फिर अचानक उनकी दृष्टि कहां गई? तो कस्तूरी हिरण की तरफ। कस्तूरी हिरण एक ऐसा हिरण है जिसके नाभि में सुगंध व्याप्त रहता है, उसके नाभि से स्वतः सुगंध निकलते रहता है। लेकिन कितनी अफसोस की बात कि उस हिरण को इसकी कोई जानकारी नहीं होती है। इसलिए कवि कह रहे हैं शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, हिमालय तो वस्तुतः ऊंचा है ही, दुर्गम बर्फानी घाटी में, वह ऐसी घाटियां हैं जहां जाना आसान नहीं। वह घाटी क्या है? दुर्गम है, दुर्गम जहां जाया ना जा सके। अलख, जिससे जो दिखाई ना पड़े। ये जो हिरण होती है कस्तूरी मृग, उसको अपनी नाभि दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन उससे क्या उठता है? उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल। परिमल मतलब सुगंध, उन्मादक मतलब उत्तेजना भरने वाली। उनके उत्तेजना भरने वाले जो उनके नाभि से निकलने वाले जो सुगंध हैं, उनके पीछे हिरण बेचारा दौड़ता है, खोजता है कि आखिर ये खुशबू आ कहां से रही है। लेकिन थक हार कर जब उसे पता नहीं लगता तो अपने ऊपर वह चिढ़ जाता है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने ऊपर चिढ़ते देखा है। अंत में उसे खींच सी होने लगती है कि उसकी जो यह खोज है वह परिपूर्ण नहीं हो पाती और वह थक जाता है। लेकिन मूल रूप से कवि हमें बता रहे हैं कि इसके बावजूद भी उनका ध्यान कहां है? बादल के घिरने पर उनका ध्यान है। ठीक है, आगे। कहां गया धनपति कुबेर वह, कहां गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ के झंझानिल में गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि ने यहां पर कालिदास की जो महान कीर्ति मेघदूत है उसका यहां पर एक जिक्र किया है, उसकी चर्चा की है। कहा पूछ रहे हैं कहां गया वह धनपति कुबेर। वह धनपति क्या है? एक ऐसे व्यक्ति की परिकल्पना की गई है जिसके पास अपार संपत्ति है। अभी भी जिनके पास ज्यादा संपत्ति होती है हम कहते हैं ना वह कुबेर है। तो कवि बोल रहे हैं वो धनपति कुबेर कहां गया, कहां गई उसकी वह अलका। अलका क्या है? कुबेर की राजधानी थी, जिसका जिक्र बड़े सुंदर ढंग से कालिदास ने अपने मेघदूत में किया है। तो यहां आने के बाद उनको कालिदास की याद आ पड़ी है और वे खोज रहे हैं वह कुबेर कहां है, वह अलका कहां है, जिसका की जानकारी कालिदास ने अपनी किताब में दी है। नहीं ठिकाना कालिदास का, लेकिन कालिदास भी नहीं मिले। व्योम प्रवाही गंगा जल का, इस मेघदूत में कालिदास ने एक ऐसी गंगा की वर्णन किया है जो व्योम मतलब आकाश से प्रवाहित होती है। तो कवि कह रहे हैं कि मैं उसे भी ढूंढ रहा हूं, न तो मुझे कुबेर मिल रहे हैं न तो अलका। कालिदास भी दृष्टिगोचर नहीं है और उनके व्योम प्रवाही आकाश में बहने वाली गंगा जल का भी कहीं ठिकाना पता नहीं। ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। उस मेघदूत को जिसने की विरहनी का संदेश, जिसके माध्यम से विरहनी के पास संदेश भेजा था यक्ष ने, उस मेघदूत का भी पता नहीं लगा। फिर कवि बता रहे हैं कौन बताए वह छायामय बरस पड़ा होगा न यहीं पर। छायामय मतलब यहाँ पर बादल को बताया गया है। हो सकता है वह मेघ जो था यहाँ पर बरस पड़ा होगा, वृष्टिपात हो गया होगा और फिर कहां मिलेगा
जब उसने अपना जल वहां पर न्यौछावर किया, वृष्टि हो गई, तो फिर मेघ कहाँ? हाँ, जाने दो वह कभी कल्पित था। जब नहीं मिला उनको यहाँ पर कोई भी वस्तु, तो क्या बता रहे हैं? हो सकता है कवि की वह एक शुद्ध कल्पना थी, लेकिन ये वहां क्या देख रहे हैं? मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शिखर पर, नभचुंबी मतलब आसमान को चुंबन करने वाली, मतलब काफी ऊंची, नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ की झंझानिल में, झंझानिल, झंझा जोड़ अनिल, मतलब जिसे हम कहते हैं तूफान, इस ठंडे प्रदेश में इस कैलाश पर, वह कैलाश जो आसमान को चुंबन कर रहा हो, यहां महामेघ के झंझानल में गरज गरज भिड़ते देखा है। यहां पर मेघ को भिड़ते हुए देखा है, आपस में टकराते हुए देखा है, और कभी कह रहे हैं बादल को घिरते देखा है, मैंने यहां पर बादल बनते देखा है। आगे समझ में आ रही है बात? चलिए, शत शत निर्झर निर्झरणी कल, मुखरित देवदारु कानन में, शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की कुंतल को साजे, इंद्राणिल की माला डाले, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, कानों में कुबलय लटकाए, शत दल लाल कमल वेणी में, रजत रजित मणि खचित कला में, पान पात्र दक्षा सब पूरित सामने, पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपटी पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरारुण आंखों वाले उस उन्मत किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को बंशी पर फिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। बड़े ही सुंदर, कलात्मक और श्रृंगारिता से भरी यह छंद कवि का सहज ही आकर्षित कर लेता है। शत शत निर्झर निर्झरणी कल, क्योंकि हिमालय से अनेकों धाराएं निकलती हैं। शत शत मतलब कई, हजारों, है ना, हजारों धाराएं यहां पर निकल पड़ रही हैं। कवि ने अनुप्रास अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है। मुखरित देवदारु कानन में, देवदारु के वृक्ष हैं वहां पर हिमालय में, कानन मतलब जंगल, मुखरित मतलब जिससे आवाज निकल रही हो, वहां की जो देवदारु से भरे हुए जो जंगल है ना, मालूम पड़ रहा है उससे आवाज आ रही है। शोणित मतलब लाल, धवल मतलब श्वेत, लाल और उजले भोजपत्र, भोजपत्र एक प्रकार का यह भी पेड़ है, और प्राचीन काल में जब कागज का इतना आविष्कार नहीं हुआ था, इतना प्रचलन नहीं था, तो हमारे यहाँ भोजपत्रों पर ही लेखनी लिखी जाती थी। तो कवि कह रहे हैं शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, एक वहां पर कुटी है, उसके एक कुटी का प्रतिचित्रण कर रहे हैं कवि, और वह जो कुटी है उस पर वह जो बनाई गई है किससे? भोजपत्रों से। भोजपत्र कैसा है? लाल और उजले रंग का, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की कुंतल को साजे, कुंतल मतलब केस, अपने केसों में रंग बिरंगे फूल को सजाए हुए इंद्रानील की माला डाले। इंद्रानील मतलब से हम नीलम कहते हैं, नीलम की माला पहने हुए, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, यहां पर उपमा किया है इन्हें, उस जिसने भी पहना है उसका गला कैसा है? शंख के समान। कानों में कुबलय लटकाए, कानों में क्या लटकाया हुआ है? कुबलय मतलब कमल, कमल लटकाया हुआ है। शतदल लाल कमल वेणी में, शतदल भी कमल का ही नाम है, और वह जो वेणी मतलब होता है बाल, बालों में किस तरह का कमल लगाया हुआ है? लाल कमल है। रचित रचित मणि खचित कलामय, लगता है कि रचना जो है एकदम कलामय है, जिसने भी उसको बनाया है वह काफी सुंदर है, कलामय है, लेकिन है वहां पर और क्या? पान पात्र द्राक्षार सब पूरी, द्राक्षा सब अंगूर का रस, जिससे आजकल की बोलचाल की भाषा में शराब भी कहा जाता है। पान पात्र, पान भी रखा हुआ है, शराब भी रखा है। कहां रखे? सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपटी पर, लोहित मतलब
लहू के रंग का लाल चंदन की बनाई गई मेज है, जिसमें 3 पांव वाली मेज है, इसलिए यहां पर त्रिपटी लिखा है कवि ने। नरम निधाग बाल कस्तूरी, कैसा है वहां पर? नरम मतलब कोमल, निधाग मतलब गर्म। ठंडा प्रदेश है ना, तो गर्मी तो होनी ही चाहिए किसी भी अच्छी चीज के लिए। तो नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, एक बाल कस्तूरी मृग के छाल पर पलथी मारकर मदिरालय, क्योंकि शराब है वहां पर, तो पीने के बाद आंख में क्या आ गई है? मदिरालय हो गया है, नशा सा छा गया है आंखों में। है कौन वहां? उन्मत्त किन्नर किन्नरियों का। हमारे यहाँ साधारण रूप में किन्नर किन्नरियां वो थर्ड कह सकते हैं ना, जैसे कि साधारण शब्दों में हिजड़ा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर किन्नर किन्नरियां जो है, यह एक देव पुरुष और देव स्त्रियों के रूप में चित्रित है। तो उन्मत्त किन्नर किन्नरियों का मृदुल मनोहर अंगुलियों को बंशी पर फिरते देखा है। बंशी भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध और चहेता वाद्य यंत्र, जो अपने आप में एक प्रेम का प्रतीक है। कवि कह रहे हैं, इतनी सुंदर श्रृंगार से लदी हुई, मृग छालाओं पर बैठी हुई, जिसने मालूम अभी अभी द्राक्षा सब का पान किया है, उनकी आंखों में मदिरा का प्रभाव लक्षित हो रहा है, वे प्रेम की बंसी बजा रहे हैं। और कवि कह रहे हैं कि मैंने बादल को घिरते हुए भी यहां देखा है। तो इस कविता में हमने देखा कि एक और प्रकृति का बड़ा ही मनोरम दृश्य सामने में कवि ने प्रस्तुत किया है, साथ ही साथ उस दृष्टि में श्रृंगार का भी एक सहज सुगंध हमें दिखाई पड़ रहा है। बच्चों, मुझे पक्का विश्वास है कि यह कविता तो आपको समझ में आ ही गई होगी। हर एक शब्द, हर एक भाव को मैंने आपके सामने चित्रित किया है। अब बारी है आपकी। यदि आपको यह कविता अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ना। और इसके बावजूद कविता के लिए आपको कुछ कहना है, अपनी अभिव्यक्ति हमारे पास तक पहुंचानी है, तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट करें। मुझे बेसब्री से आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। तो आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं अगली बार कुछ नए पाठ्यक्रमों के साथ, कुछ नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।